खुशियां क्यों बना रहा है? क्योंकि हमें उम्मीद मिल गई है। आज का दिन तारीखी नहीं, एक तारीख दिन है। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। How many times were they giving an opportunity to present their case? अभी हमें ये पता नहीं चल रहा कि इस वक्त जो मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है और कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदार अब किसको ठहराएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी तीसरी हुकूमत की मुद्दत भी पूरी न कर सके और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें सादिक और अमीन न होने की वजह से नाअहल कर दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं आज का दिन तारीखी नहीं तारीख दिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज का फैसला जमहूरियत के लिए मुस्बत फैसला है, जबकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने इतवार को इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने बर वक्त कहा, वो क्या शेर था कि ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ना वजीर आजम है ना वुज़रा है, जिम्मेदार कहाँ हैं इस मुल्क के, और अगर कोई खुदा न खास्ता क्राइसिस आ जाए तो उसको कौन हैंडल करेगा। हम आज के वाकयात के हवाले से मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सेनेटर मोहम्मद आजम खान स्वाति साहब, पीटीआई से बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नवाज से बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। और कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी से। आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ज़ाहिर है आप तो बड़े खुश थे, लेकिन मुस्लिम लीग के साबिक वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंप्रेशन ये लगा जैसे अब तसादुम की तरफ जा रहे हैं। तारीखी दिन नहीं है तारीख दिन है, नजरें झुका के नहीं नजरें उठा के चलेंगे, इस तरह के डायलॉग हार्मनी में नहीं अदा किए जाते। ये जो उनकी दास्तान है बादशाहत की दास्तान है, और मैं आपको मालूम है कि बड़े एहतियात से जो है अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ ताकि तकद्दस भी कायम रहे और मैं अपना माफ़ी ज़मीर भी जो है वो अदा कर सकूँ। रियासत जब इख्तियारात तकसीम होते हैं तो उसमें पार्लियामेंट है, इंतज़ामिया है, अदलिया है, और आज मैं बल्कि कई दिनों से मैं ये सुन रहा हूँ कि अवामी अदालत के अंदर जाएंगे। मैं तो जूरिस्प्रूडेंस का तालिब इल्म हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती कि अवामी अदालत क्या चीज़ है। अदालत तो उसी रियासत के इख्तियारात के तहत जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, रियासत का एक सतून है अदालत, एक सतून है, बुनियाद है, बुनियादी सतून है, और जब आप अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर कानून और उसके अदारे जो है वो अदालत में जाते हैं और अदालत उसका फ़ैसला करती है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह अकबर, आज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का दिन जो है वो शुरू हुआ है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, मैं तो अक्रॉस द बोर्ड कहता हूँ, सबसे पहले पीटीआई वालों को अपना एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड हो ये, ताकि कोई शुबा ना रहे। इसलिए कि इस मुल्क के अंदर इशराफिया के लिए कानून है और गरीब के लिए दूसरा। इशराफिया के लिए कोई कानून नहीं, और जब मैं कहता हूँ ना कि इशराफिया के लिए कोई कानून है, कोई कानून नहीं। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1400 साल पहले कहा था कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत, इसलिए कि जुल्म के अंदर कोई कानून नहीं होता। मैं समझता हूँ कि कानून अक्रॉस द बोर्ड जो है उसको लागू होना चाहिए, जिस तरीके से आज बिलावल भुट्टो ने कहा, जिस तरीके इमरान खान ने कहा, जिस तरीके से दूसरों ने कहा। और मैं साद रफीक साहब को और उनकी जो क़यादत है उनको भी कहता हूँ कि जब तक कानून सबके लिए यकसा नहीं होगा उस वक्त तक जो है मुल्क नहीं चल सकता। आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि पीटीआई को भी एहतसाब से गुजरना चाहिए। दूसरी साइड ये कहती है, और हम बार बार सुनते हैं कि अपने सूबे में तो एहतसाब कमीशन बर्दाश्त नहीं हुआ, जनरल हामिद अली को रिजाइन करना पड़ा, ये दूसरों का एहतसाब कैसे करेंगे? अपने एहतसाब से लंबी बात चली जाएगी। उस एहतसाब को हर सूरत में होना चाहिए,
और मैं ये कह रहा हूं ना कि जब तक हम अपने आप को एहतसाब के लिए सब पेश नहीं करेंगे और खासकर इशराफिया, तो फिर मुल्क का निजाम बड़े लोग जो हैं इस मुल्क, बड़े लोग जो हैं अक्रास बहुत सारी जमातों के, जब तक अपने आप को पेश नहीं करेंगे, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा, जब तक उनको अमीन और सादिक जो है उसी टेस्ट के मुताबिक, जिस टेस्ट के मुताबिक जो है आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल करार दिया, उसी तरीके से नहीं होगा, तो मैं ये समझता हूं कि एक मुतवाजन किस्म का निज़ाम जो है वो मुल्क में नहीं आ सकता। मिफ्ता साहब, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया है, फैसले से ज़ाहिर है विक्टिम पार्टी बहुत कम एग्री करती है, लेकिन ये कहा जाए कि ये तारीख दिन है मुल्क की तारीख का, ये तारीखी दिन नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट तारीख फैसले कर रही है कि ये तारीख दिन हो गया मुल्क का? शुक्रिया। देखिए, हमने तो फैसले आने के 1 घंटे के अंदर अंदर या उससे भी कम में मियां नवाज शरीफ ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया, इससे पहले कि नोटिफिकेशन भी आए, और हमने ये भी, हमारे स्पोक्समैन ने कहा है कि फ़ैसले पर अमल दरामद होगा और हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं पैदा करना चाह रहे। मियां साहब मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ चुके हैं और कल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी और हम उसको मुल्क को इंशाअल्लाह ताला नया वज़ीर आज़म देंगे और नई हुकूमत देंगे। इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है और 1-2 दिन के बाद अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता तो प्रोसेस हो जाता, लेकिन बहरहाल जहाँ तक साद रफ़ीक की बात है और हम लोगों का जो खुलासा है इसके बारे में, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि प्राइम मिनिस्टर को किस चीज़ पे डिस्क्वालीफाई किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस बात पे डिस्क्वालीफाई किया है कि जो आपके पास अकामा था, जो इन्होंने ईसीपी के पेपर में डिस्क्लोज किया था, उस अकामे में लिखा था कि आप 10,000 सैलरी लेते हैं, दरहम ले सकते हैं, वो लेते नहीं थे। तो हमारे वकील से पूछा गया कि क्या सैलरी लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं लेते, तो इसलिए डिस्क्लोज नहीं करी। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर आप लेते तो वो आपका एसेट हो जाता, वो इम्प्यूटेड है, लेकिन वो ले नहीं रहे, लेकिन अगर लेते तो एसेट हो जाता, आपने वो एसेट छुपाया है इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। अब आप शुरू कर रहे थे पैनामा से, आपने पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हमारे ऊपर, चोरी के, इसके उसके, करप्शन के, हर किस्म का इल्ज़ाम लगाया, कोई इल्ज़ाम नहीं ठहरा। और आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे हटाया कि उसके अकामे के अंदर वो सैलरी इम्प्यूटेड थी। और क्या ये प्राइम मिनिस्टर की नीयत थी कि 2,50,000 रुपये छुपाते कि जो टैक्सेबल इनकम भी नहीं थी? तो वो ये बात कर रहे थे, तो हदीस भी है ना कि इन्नमा अमाल व बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार भी नीयत पर होता है। तो क्या नीयत तो नहीं थी ना छुपाने की? अगर आप ये समझ भी रहे हैं कि छुपाया था, लेकिन वो तो एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो था ही नहीं पेएबल। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं कि इस अकामा के इशू पे नाअहल करार दिया है, आप बता तो रहे हैं, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं? हम क्या कह सकते हैं, आप मुझे बताइए। कि हम सोच रहे थे कि तारीख रकम शायद आज हो जाए, लेकिन नहीं हुई। 70 साल के अंदर, बाकी कह रहे हैं 70 साल के अंदर आज तक यही हुआ है ना कि हर वजीर आजम को आपने घर भेजा है, इनको भी भेज दिया आपने घर। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की, मतलब मुस्लिम लीग नून ने बड़ी जस्तजू करी है। हम चले थे लाहौर से गुजरावाला, मियां नवाज शरीफ चले थे लाहौर से गुजरावाला, और हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी करी है। सर झुका रहा है उनके फैसले के आगे और हम कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर, लेकिन तारीख में तारीख दिन आपने कह दिया ना, ये तो कोर्ट हो गया ना। मेरी बात सुनिए, हम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कर रहे हैं, हम कोर्ट के फैसले के आगे सर नगू हैं, लेकिन ये हमारा हक है कि हम कह सकते हैं कि ये फैसला जो है ये इंसाफ के आला तकाज़ों के क्या बराबर है कि हम ये पूछ नहीं सकते। हम तो रिव्यू पिटिशन में इंशाल्लाह देंगे कि जिधर ये बात करेंगे रिकॉर्ड करवाएंगे। हमको उम्मीद नहीं है, हमको उम्मीद नहीं है, लेकिन हम ये रिव्यू पिटिशन तो जरूर देंगे ना। हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, कि आप शुरू कर रहे थे पैनामा से, शुरू कर रहे थे पता नहीं अपार्टमेंट से, और क्या किया, और आपने मतलब 1969 के मियां शरीफ के आपने इनकम टैक्स के रिकॉर्ड निकाले। और बिल्कुल सुने, हम लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे? लंदन फ्लैट्स का है, हिल मेटल का है, अजीजिया मेटल का है, वो तो 12 और गए ना। लेकिन बड़ी देखिए अच्छी बात है कि और ड्यू प्रोसेस के मुताबिक जो है उनको मौका मिलेगा और बाकायदा एहतसाब। नाअहल तो पहले हो गए ना, ड्यू प्रोसेस तो बाद में चलेगा। 62F के मुताबिक हुए हैं कि वो मैं शैला रज़ा साहिबा की और सादिक नहीं रहे। मैं शैला रज़ा साहिबा की उन्होंने सच्चाई जो है उस हिसाब से अपने जो एसेट डिक्लेयर नहीं किए। कि सादिक और अमीन किसके लक़ब थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ना मैं, ना आप, ना आज़म साहब, ना मेरी बहन शैला, कोई भी सादिक और अमीन नबी पाक के स्टैंडर्ड पे नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को निकालेंगे, ये 58-2 बना देंगे अगर आप 62-63। मैं इस नुक्ते पे आऊँगा, मैं इस नुक्ते में। अस्सलाम वालेकुम शैला रज़ा साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं कि ये तारीखी नहीं तारीख फैसला है। आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस फैसले को जमहूरियत के लिए मुस्बत उसको गंदानते हैं, समझ रहे हैं। हम आम लोग, आम पाकिस्तानी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक जजमेंट आई है उसकी 3-4 इंटरप्रिटेशन आ रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, तो उसमें ने नैब के लिए कहा है कि इसमें ये जो है मुकदमात खोले जाएं, रेफरेंसेस खोले जाएं, तो वो इन केसेस की बुनियाद पर तो खुद डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते थे। और बाकी जो ये डिस्क्वालिफिकेशन है, इसको अभी माहिर क़ानून जो हैं वो डिफरेंट तरीक़े से जो है इसको देख रहे हैं। और जब मैं इस डिस्क्वालिफिकेशन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी और नाम भी आने वाले हैं जो कि ऑलरेडी जो है ज़ेर समाअत है इस बुनियाद पर। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो उसने बाकी चीज़ों को नैब की तरफ कहा है कि यहाँ पे रेफरेंसेस खोले जाएं। और मैं ख़ुद भी ये समझती हूँ कि एक शख्स के ऊपर ये मुकदमात थे, रिस्पोंडेंट नंबर 1 और उसकी फैमिली, और फिर इसके अलावा इसाक डार, तो उनके आगे पीछे होने से कोई जमहूरियत को मसला नहीं है। जमहूरियत मजबूत हुई है क्योंकि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। और हमने ये देखा कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है वो ये है कि इन पूरे मुकदमात में साद रफ़ीक को भी जो है भुट्टो साहब याद आए, और यहाँ तक के साद रफ़ीक को यूसुफ रज़ा गिलानी भी याद आए, और पूरी पार्टी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और ये सब याद आए। ये तो पूरी नवाज लीग याद करती रही है, सब लोग याद करते रहे। बुनियाद देखूं, ये पूरी नवाज लीग याद करती रही है जी। पूरी इनकी बुनियाद देखूं, स्पीचेस देखूं कि नवाज शरीफ साहब जब स्पीच करते थे तो कहते थे कि ये लड़की इंतकाम लेगी, तो हमने तो नहीं लिया। आपकी जो कोर्ट थी उन्होंने हमें 11-11 साल तक जेल रखा। आप उन्हें फ़ोन करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएं दो, उन फ़ोन पे आपको कुछ कहा भी नहीं जाता था। फिर आपने अपनी किताब में लिखा जो सुहेल वड़ाइच की है, उसमें लिखवाया कि मैं तो नहीं चाहता था जरदारी साहब पे मुकदमात करने, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था। तो लेकिन उसके बावजूद कोई सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की महकूम और ग़ुलाम जज उस वक्त के जो कहते थे जी हाँ बिल्कुल आपकी हिदायत पे अमल होगा, कुछ नहीं साबित कर सके। और आज जो है वो बहुत कुछ साबित हुआ। मैं तो याद करती हूँ अपने वज़राए आज़म को कि यूसुफ रज़ा गिलानी को 7 रुकनी बेंच ने कहा टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट आपकी सज़ा है, और इस पे जो है वो इफ्तिखार चौधरी जो है उनका दिल नहीं भर रहा था, उन्होंने अगेन फिर एक 3 रुकनी बेंच बनाई और डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मेरे वज़राए आज़म पे तो कोई करप्शन का भी चार्ज नहीं था, इसी नुक्ते पे रहिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, इनका परसों जलसा है। हम थोड़ी सी अगली बात करेंगे, माहौल सियासी क्या बन रहा है, तारीख फैसला है या तारीखी फैसला है। फैसला आ गया, नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, मुल्क तो चलना है, रियासत बरकरार है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पार्लियामेंट अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल है। जरा अगली बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू में आपको हम एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से, स्पेशली जो वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में पैदा हुई है। ओपन है, अभी पार्लियामेंट मौजूद है, आप खुद कह रहे थे, मुल्क की रियासती इदारे मौजूद हैं, आप खुद कह रहे थे, प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, आप खुद कह रहे थे। लेकिन मुल्क में बहरहाल एक हैजान अंगेजी पैदा होती है, सियासी इंस्टेबिलिटी जब होगी उससे मुल्क मुतासर तो होता है। कतन नहीं जी, कतन। उसकी वजह यह है कि इससे जमहूरियत मजबूत हुई है। जमहूरियत कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके अंदर जो है जब एहतिसाब का अमल होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। ये उसका वो बुनियादी जो आप अंडरपिनिंग कहते हैं, ये वो है कि जिसकी वजह से आप सारी दुनिया में इस वक्त देख लें, आज पाकिस्तान एक जिंदा कौम की हैसियत से, आज पाकिस्तान के इदारे आप देख लें, ये SCCP का रोल देख लें। कल जो है सलीम मंडी वाला ने
जो आपकी कमेटी का चेयरमैन है फाइनेंस रेवेन्यू कमेटी का, उसके अंदर आके 3 बड़े अफसरों ने बयान बाकायदा तौर पे दिए कि हमें किस तरीके से कमरे के अंदर मजबूर, खातून को कमरे के अंदर मजबूर किया गया और उसको बताया गया कि आप इस तरह इन पेपरों को टेम्परिंग वाली टेम्परिंग की बात कर रहे हैं। और भी बहुत हैं। कल आपके 5 सेनेटर ने उसी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन को एप्लीकेशन दी है कि फलां लोगों ने, जो उसको मैं पॉलिटिकल अभी बनाना नहीं चाहता क्योंकि हम चेयरमैन सेनेट का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आ जाएंगे उसके ऊपर रूलिंग देंगे कि बाकायदा तौर पे हमारे उनके इनकम टैक्स FBI के दफ्तर के अंदर लाए गए लाहौर से यहां पर इस्लामाबाद में, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, टेम्पर किया गया फौज करके। यानी आप कह रहे हैं कि FBI में भी टेम्परिंग हुई इनकम टैक्स इतना बड़ा आने वाले वक्त के अंदर आप ये देखेंगे। और ये क्या है, जब SECP ठीक हो जाएगा, स्टेट बैंक ठीक हो जाएगा, FIA ठीक हो जाएगा, FBI ठीक हो जाएगा, ये सारे वो इदारे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत मजबूत होगी। पिछली बात की वजाहत कर दें, सेनेट के 5 मुअज़्ज़िज़ अरकान ने दरखास्त दी है कि FBR में भी रिजल्ट टेम्पर हो रहा है। जी जी, नहीं हुआ है, हो गया तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट मैं यही कह रही हूँ, पहला केस है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, ये पहला पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस होगा। और आप ये हैरान रह जाएंगे कि जब ये आएंगे, जब चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब रूलिंग देंगे, इजाजत देंगे, फिर हम बाकायदा तौर पे एक्सपर्ट हायर करेंगे, फोरेंसिक एक्सपर्ट आएंगे, टेस्टिमनी होगी, उनको बाकायदा। इनके इनकम टैक्स गोशवारे थे सर, वो मैं इस वक्त देखें, मैं इस वक्त जो है इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, लेकिन इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल नहीं बनाना चाह रहे। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े लोगों के जाहिर है कि एक आम आदमी तो नहीं कर सकता, इशराफिया के, इसलिए मैं नहीं बनाना चाहता कि जब तक रूलिंग जो है, इसलिए मैंने कहा था, सलीम मंडी वाला साहब से गुजारिश की थी क्योंकि हम कंप्लेनेंट थे, हमने बाकायदा तौर पे कहा था कि उस वक्त नाम आप सीक्रेट रखें जब तक कि इसके ऊपर रूलिंग नहीं आ जाती। सेनेट का चेयरमैन साहब जब आएंगे, रूलिंग देंगे, आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। जी, मेरी भी सलीम मंडी वाला से इस मौजू पे बात हुई। आप तो खुद फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, ये तो प्योर फाइनेंस की मालियात की बात हो रही है, सारा मसला मालियात का है। देखें SECP के अंदर वो एक उसकी ज़रूर बात हुई है टेम्परिंग की, लेकिन FBR के अंदर कोई टेम्परिंग की बात नहीं हुई और स्टेट बैंक में कोई टेम्परिंग की बात नहीं है। सलीम से कल मेरी बात हुई, सलीम बोल रहे थे कि मैंने उसको कन्फ्रंट किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात ज़रूर है कि मानवी खाला साहब कह रहे थे कि हमने FBR के से कुछ रिकॉर्ड मंगवाया, उन्होंने कहा कि किसी कानून के तहत हम दे नहीं सकते, उन्होंने कहा नहीं वो दे सकते हैं, जो भी बहस है, ठीक है, लेकिन कोई भी टेम्परिंग की बात नहीं है। अब अगर आप फोरेंसिक करा रहे हो, अगर टेम्परिंग निकलेगी तो उस वक्त कहिएगा ना, अभी तो कोई टेम्परिंग की कोई बात ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, अगर सेनेट के माने बाला के 5 मुअज़्ज़िज़ अरकान ये कह रहे हैं तो हम उसको कैसे रद्द कर दें? नहीं, तो एक बात तो बताएं कि भाई किसकी टेम्परिंग हुई है, एक कागज तो दें। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि टेम्परिंग हुई है तो भाई मिफ्ता इस्माइल यही था कि FBR के चेयरमैन पाशा साहब को बुलाया गया था और उसको कहा गया था कि आप इनकम टैक्स के पेपर लेके आए। उन्होंने कहा कि इस सेक्शन के तहत जो है हम आपको ये पेपर नहीं दे सकते। अब इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, मतलब ये तो नहीं कि टेम्परिंग हुई है। अब इसका हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे रजा रब्बानी साहब आएंगे वो इसके ऊपर रूलिंग देंगे, और अगर रूलिंग मुस्बत होती है कि नहीं पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, और इंशाल्लाह ताला होगी, इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट और JIT के अंदर जो है नहीं बनती। चले अगर आपके कागजात पेश किए जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट की आगे शैला रजा साहिबा के पास जाऊंगा। शैला रजा साहिबा, आज हम बात कर रहे हैं जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, फिर जमातों ने रद्द अमल दिया, मुस्लिम लीग के साबिक वज़रा बैठे और उन्होंने एक और बात भी की। ख्वाजा साद रफीक ने बात की कि हम पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं, हमें हमेशा रुसवा करके निकाला जाता है, जेलों में भेजा जाता है। आपकी पार्टी मोर और लेस यही शिकायत रखती रही है। जी, मेरी पार्टी के साथ तो हुआ है ना, और हमने तो डिक्टेटर से लड़ाई लड़ी है ना, और सबने देखा है। मैं नहीं कहूँगी तो कौन कहेगा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से, चनू शहीद से तो उनका जुडिशल मर्डर करार पाया, डायरेक्ट उनका केस हाई कोर्ट में लड़ा गया, और बेनिफिट ऑफ डाउट भी जो है वो मुलजिम को मिलता है, वो भी नहीं दिया गया। और फिर जजेस ने खुद कहा कि हमसे किस तरह से हुआ, किस तरह से जजेस को रिटायर किया गया, और आज भी वो पर इनक्यूरम उसकी हैसियत है, उसकी बाइंडिंग हैसियत नहीं है।
उन आर्टिकल के तहत कोई केस नहीं लड़ा जा सकता। हमने रेफरेंस दाखिल किया था तो उसका भी कोई हमने देखा कि एक हद तक पुकारा गया, लेकिन फिर नहीं। इसके बाद जिस इल्ज़ामात के तहत बीबी साहिबा की गवर्नमेंट हटी थी, उन्हीं इल्ज़ामात पे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं हटी। फिर जो मैंने अभी बात की कि यूसुफ रजा गिलानी का जो केस था, उसमें 7 रुकनी बेंच थी, उसने टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट उन्हें सज़ा दी थी जो 22 सेकंड से 30 सेकंड तक की कही जाती है, तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने जो है वो एक 3 रुकनी बेंच बना के उन्हें डिस्क्वालीफाई किया। फिर आसिफ अली जरदारी साहब की तो एक बहुत बड़ी दास्तान है कि आप एक आदमी को फजूल किस्म के केसेस पे जो है वो 11.5 साल जेल रखो, जबान काटो, फोन करो बीबी साहिबा की दुरुस्त आप कह रही हैं, ये जायदाद है उसे जब्त कर लें। ये दुरुस्त आप कह रही हैं, लेकिन अगर यही शिकायत मुस्लिम लीग नून करे तो उसको आप कैसे देखती हैं? मैं इसलिए उनकी शिकायत पे हंस सकती हूँ कि 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में ये रहा, और आप ये देखें कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज गईं, लेकिन उनकी दरख्वास्त फ्लॉलेस के ख़ास तौर पर पीटीआई की हट गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया 183 के 4 या 184 में नहीं जा रही, उसमें भी जो हुआ वो ये था कि इनके जो सबूत थे वो इनके पास नहीं थे, इनके पेपर्स को पकौड़ों के कागज करार दिया गया। लेकिन जो नून लीग के अपनी स्पीचेस, मियां साहब की अपने आपस के बयानात थे, उसमें इतना तजाद था कि हमारे ऑनरेबल जजेस जो थे इनमें किसी चीज पे फैसला नहीं हुआ, कमीशन नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, क्योंकि 1956 का जो अहद था, इस पे कोई फैसला नहीं हुआ। जो फैसला जो इन्होंने किया है वो तो किया है इन्होंने अकामे पे, इस पे कोई फैसला नहीं हुआ, इस पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। ये बात भी करना जरूरी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, मिसयूज ऑफ ऑफिस का इल्जाम नहीं था। और बेसिकली आप देखें कि 4 साल के अंदर हम क्या करके चुके हैं। हम बिजली लेके आए हैं, हम इस पाकिस्तान के अंदर बिजली लेके आए, हम रोड रास्ते बना रहे हैं, हमने सीपैक शुरू करा, 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो आप नवाज शरीफ को किस चीज की सजा दे रहे हैं? सजा तो अदालत ने दे दी, बता भी दिया ना अदालत। किस मतलब गुनाह क्या है आप देखें अदालत। फिर देखे ना, मुस्लिम लीग शुरू से कह रही है हमें बताया जाए हम पे इल्जाम क्या है, बताया जाए हमारा कहीं पर हुकूमत, लेकिन आज तो अदालत ने बता दिया ना, नहीं है, आज तो अदालत बोला दिया ना, झूठ बोला है, सच नहीं बोला। अब मैं तो किसी से पूछता हूं दिल पे हाथ रख के कि क्या बाकी पार्टियों के लीडरान सादिक और अमीन है, मैं उसका जवाब नहीं देता हूं खुद, लेकिन मैं कहता हूं कि किस चीज की सजा दे रहे हो? क्या नवाज शरीफ के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम है, कोई चोरी का इल्जाम है? वो तो अभी है, इल्जाम है, वो तो अभी है, पेंडिंग है, तो उस पर कराने वाले हैं। अगर खुदा ना खास्ता निकले तो उस पर करें। चले, तो हमको फख्र होगा कि हमारी कोर्ट ने एहतसाब ब्रेक लेना है, इस्तेहसाल नहीं किया। ब्रेक लेने नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक लॉजिक दिया। आज उन्होंने कहा कि जो पैसे लूट मार करने का वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम था वो केसेस तो नैब पे चले गए, और जो पैसे वज़ीर आज़म ने नहीं लिए, साबिक वज़ीर आज़म ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, उन पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब मुझे इसमें लॉजिक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब आप डिक्लेयर करते हैं और बाकायदा तौर पे देखें, मैंने ये अकामा वहाँ से बाकायदा एक लीगल टीम से लीगल ओपिनियन लेकर वेरीफाई करके मैं आया था। हालांकि JIT अकामा आप लेके आए थे, JIT के पास ऑलरेडी था। आप कहाँ से लाए थे? लेकिन वो इतना क्लियर नहीं था। मैं जबली अली से, आप मिडिल ईस्ट से, दुबई से लाए थे? दुबई से जबली अली में जाके मैंने इसको वेरीफाई किया। हालांकि JIT, ये तो जब JIT की रिपोर्ट आई उसमें ये निकला, उसके बाद में फिर बाकायदा तौर पे दुबई गया। आप खुद गए वेरीफाई वहाँ किया, वहाँ से वेरीफाई किया, फिर मैंने वकला का जो है पैनल किया, और वो फिर बाकायदा तौर पे लीगल ओपिनियन हमने सबमिट की। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऑन काउंटर, देखें पूरा कानून वो तकरीबन कई हज़ार पेजेस का है। जबली अली का एक, फिर उसको अमेंड किया, फिर दूसरा लाया, किस किस कानून के तहत जो है ये कंपनी जो है बनी, इसके क्या कवायद थे, इसके क्या असूल थे, और उसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इन ऑन काउंटर जो है ये पैसे रिसीव किए। इसका मतलब ये है कि ये कैश पैसे रिसीव किए। अगर ये नहीं करते तो वहाँ के कानून के मुताबिक भी आप
ये तो कह रहे हैं कि हमने पैसे नहीं लिए, वो कहते हैं हमने नहीं लिए, बेटे की कंपनी थी, पैसे नहीं लिए। वही कह रहा हूं कि जब नवाज शरीफ साहब के दस्तखत हैं कि मैंने लिए हैं, काउंटर से लिए हैं, जब आप उसकी इंटरप्रिटेशन जो है बाकायदा तौर पर लीगल ओपिनियन लेते हैं, बाकायदा सर्टिफिकेट में लेके आके आपने लीगल ओपिनियन ली, सर्टिफिकेट फिर कहाँ आपने वो सर्टिफिकेट कहाँ जमा बाकायदा आपने वकील को दिया है और उसने जाहिर है कि यानी एज अ पिटिशनर, क्योंकि इमरान खान साहब पिटिशनर थे, आप लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया और उसमें बाकायदा लिखा है कि ये पैसे उन्होंने ऑन काउंटर लिए। ऑन काउंटर का मतलब ये कि कैश लिए। ये पूरा लीगल ओपिनियन जो है तकरीबन 2.5 सफ़े का, ये बाकायदा तौर पर जो है वहाँ पर जमा कराया। असल बात यह है कि देखें ना, मेरे पास इकामा है, मेरे पास इकामा है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर वीज़ा है। अब मुल्क का वजीर आज़म है, बाकायदा मेरा वहाँ इंसाफ मोटर है, उसके ऊपर मेरा इकामा है, मैं आता हूँ जाता हूँ। यानी आपके पास भी इकामा है? बिल्कुल इकामा है जनाब। मैंने तो बाकायदा देखें, और फिर मैंने अपने कागजात के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। अकाउंट नंबर है, बैंक का अकाउंट नंबर है, इंसाफ मोटर के नाम से आपने डिक्लेयर किया हुआ है। बाकायदा मुझे ये समझिए, जब आप डिक्लेयर नहीं करते, जब आप डिक्लेयर नहीं करते और आप अपने इस एसेट को अपने वेल्थ स्टेटमेंट के साथ, तो आपने डिक्लेयर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी, मैं आता हूं आपके पास। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप पिटिशनर थे, आप बड़े खुश हुए आज फैसले के बाद, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान शाम में बोले कि जो फैसला आया है अदालती निज़ाम की सुबकी होगी दुनिया में, तारीख इस फैसले को इंसाफ पर पूरा उतरता हुआ नहीं देखेगी। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। देखिए, उनका अपना ख्याल है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस फैसले के नतीजे में तो हमारी जो सोसाइटी है और हमारा जो समाज है और हमारे जो ऊपर से निचले अदालतें हैं और हमारे हर सतह की जो क़ियादत है, वो अब मुहतात रहेंगे, कवायद और ज़वाबित के पाबंद रहेंगे। और इससे ये मैसेज मिला कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए या अवाम के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए भी है। आज मुस्लिम लीगी वुज़रा जो थे, साबिक वुज़रा अब तो कहेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी कह रहे हैं कि ये तारीखी फैसला नहीं है, तारीख फैसला है, तारीख दिन है आज। ज़ाहिर है ये तो एक उनके लिए तल्ख है फैसला, और इसका घूंट हल्क से उतारना उनके लिए मुश्किल भी है, लेकिन अमर वाक़या तो है, एक ग्राउंड रियलिटी तो है। और मेरे ख्याल में किसी भी केस में किसी फरीक को सफाई के लिए इतनी मोहलत नहीं दी गई जितना इस केस में इनको मिली है। कई उन्होंने वकला तब्दील किए, अच्छे से अच्छे वकला उन्होंने पेश किए, और जितने दलाइल, जितने गवाहियाँ, जितने शहादतें हो सकती थी उन्होंने पेश की। हत्ता कि वो कतरी शहजादा को लाने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ के जो तकाजे थे, बल्कि इनके साथ जो आखिरी लफ्ज़ था, जजेस ने कोशिश की कि वो भी उनके सामने आ जाए। इसके बाद उन्होंने एक मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया। अब ज़ाहिर है 5 जजेस का एक मुत्तफ़िक़ा फैसला इस बात की गमाज़ी है कि वो शीरीन है या तल्ख है, लेकिन उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर फैसला किया है। सिराजुल हक साहब, जो रिपोर्ट्स आई आज शाम को, मुस्लिम लीग का एक इजलास हुआ, नवाज लीग का, और रिपोर्ट्स आई कि अब शायद वो 45 डेज के बाद वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ को एक मुस्तकिल वज़ीर आज़म बनाने के तकरीबन वो फैसला कर चुके हैं। अगर मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं, आपका क्या रद्द अमल होगा बतौर अमीर जमात इस्लामी की? देखिए, इस वक्त तो वो इस फैसले को कबूल कर ले, और मेरा अपना जो मिशन है वो यही है कि एहतसाब हो, सबका हो। और हम जो पिटिशनर लेकर अदालत में गए थे, उसमें पनामा स्कैंडल में मुलव्विस उन तमाम लोगों के नाम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिज़्ब इक़्तिदार में भी है और जो इख्तिलाफ में भी है, जिनका एहतसाब वक़्त का तकादा है, जिनके नाम ऑफशोर कंपनियों में है, जिन्होंने कर्जे लेकर माफ़ करवाए हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस फैसले को नतीजा खेज बनाने के लिए
उन तमाम किरदारों का और उन तमाम लोगों का एहतसाब। तो मैं चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी अब इस पहलू पर सोचे। अब यह है कि कौन वजीर आजम हो, कौन वजीर आजम न हो, जाहिर है जो भी होगा इस स्टेटस को आगे बढ़ाने या कायम रखने के लिए कोशिश करेगा। मेरे नज़दीक ये अहम बात नहीं है। अहम बात यही है कि अब एहतसाब उन सब का हो जो इस तरह के केसेस में सबका एहतसाब हो। बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी, आपने वक्त दिया। मोहतरमा शैला रजा साहिबा, यही सवाल अगर आपके सामने रखूं, अभी रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास कोई हतमी ये कंफर्मेशन नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ को ही वजीर आजम बनाया जाएगा, लेकिन आज डिस्कस हुआ नवाज लीग के इजलास में। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है अगर मियां शहबाज शरीफ को 45 दिन के बाद वजीर आजम बनाया जाता है? देखिए, ये तो हुक्मरान जमात क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी में है, तो उसको फिलहाल तो फौरन किसी और को बनाना होगा, क्योंकि अगर वो शहबाज शरीफ साहब को लाते हैं तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और ये उनके लिए बड़े मुश्किल फैसले होंगे, और कि फिर उसके बाद पंजाब का सीएम किसे बनाया जाए। तो फिलहाल तो उन्हें किसी और को लाना होगा इंटरिम बेसिस पे अगर वो शहबाज शरीफ को बनाना चाहते हैं। तो ये वक्त मुस्लिम लीग के लिए बड़ा एक सख्त वक्त है, और बाकी ये है कि सिस्टम को तो चलना है। पीपल्स पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ऑपोजिशन की, उनसे बात करेगी कि आया मुश्तरका जो है वो एक कैंडिडेट लाया जाए या तमाम पॉलिटिकल। आज तो बिलावल साहब ने कह दिया कि पीपल्स पार्टी अपना, बिलावल भुट्टो दरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए कि पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम का उम्मीदवार लाएगी। जी बिल्कुल, दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन एज ऑपोजिशन लीडर सबसे पूछना तो है। लेकिन पहले भी जो एक पहली दफ़ा ये हुआ था तो सब अपना अपना पार्टीज़ लेकर आई थी, तो अब देखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना लेकर आएगी। और दूसरी बड़ी पार्टी है पार्लियामान की, दूसरी बड़ी पार्टी है, इसी नुक्ते पर रहिएगा मिफ्ता इस्माइल साहब। आज भी एक सेशन हुआ आपकी क़यादत का, कल फिर इजलास है पार्लिमानी पार्टी का। जो सुबह फैसला आया उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन आई कि मियां नवाज शरीफ साहब अब पार्टी सदारत का ओहदा भी नहीं रख सकते डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, तो फिर कौन पार्टी मीटिंग चेयर करेगा, कौन एंडोर्स करेगा कैंडिडेट्स के नाम? देखिए, आप नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटा सकते हैं, लेकिन जो लोगों के दिलों में जगह है मियां साहब की, उससे तो नहीं हटा सकते। वो लीडर तो है ना, मतलब वो एक बड़े लीडर हैं इस मुल्क में, 3 मरतबा वजीर आज़म इलेक्ट हुए हैं, और ये तो लोग देख चुके हैं -1 के फार्मूले बहुत जगहों पे। भुट्टो साहब जो है वो मतलब आज वोट लेते हैं सिंध के अंदर तो कम से कम ले लेते हैं, जितनी भी पीपल्स पार्टी ने मेहनत कर ली कि ना लें, लेकिन फिर भी लेते। तो मतलब आप नवाज शरीफ की लीडरशिप थोड़ी हट सकती है। मेहनत की है पीपल्स पार्टी ने वोट ना लेने की ना क्या कह रहे हैं आप तो खुद सिंध से नहीं, मतलब इन द सेंस के मतलब वो जो इनकी, लेकिन भुट्टो साहब का एक वो तो है ना, मतलब आज भी नाम है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का नाम है, तो वो मियां नवाज शरीफ का वो जो फ्रेंचाइज है वो तो कहीं नहीं जा रही, वो तो कहीं नहीं जा रही। जो नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान के लोगों के दिलों में नाम है वो तो कहीं नहीं जा रही। कल क्या फैसले लेने हैं पार्लिमानी पार्टी का इजलास? कल बेसिकली फैसला ये लेना है कि कल वजीर आजम पाकिस्तान का, नए वजीर आजम का तयन होगा। जो नए वजीर आजम पाकिस्तान बनने हैं इंटरम बेसिस पे, उनका कल नाम फाइनल हो जाएगा। वैसे किन के बारे में सोचा जा रहा है? ये सच्ची बात है कि हालांकि मैं उधर बैठा था लेकिन कोई भी नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये जो 4-5 नाम हैं सबको ही पता है जो बड़े लीडरान हैं। कौन? ख्वाजा आसिफ हुए, एहसन इकबाल साहब हुए, शायद वो तो चले गए, और साद रफीक हुए। ये ख्वाजा आसिफ तो बाहर नहीं चले गए। इत्तेफाक है कि वो अमेरिका गए हुए थे क्योंकि एक आर्बिट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हो रही है, केस में बड़ा लंबा केस है, लेकिन वो वापस आ सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन 4-5 आप कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब अमेरिका गए हुए हैं? जी, अब शायद वापस रास्ते में हो, मुझे नहीं पता इस वक्त। 2 दिन पहले तक तो गए हुए थे क्योंकि आर्बिट्रेशन हो रही थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी काम से गए हुए थे, तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 4-5 बड़े लीडर हैं, इनमें से कोई होगा। यानी अगर आपका ऑर्डर पूछा जाए, मैं तो कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं आपने जो नाम बताए मैं गिन दूं, रिपीट करूं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब आप कह रहे हैं, सरदार अयाज सादिक साहब आप कह रहे हैं,
चौधरी एहसन इकबाल साहब आप कह रहे हैं, और किन का कह रहे हैं? साद रफीक साहब भी वज़ीर आज़म, और शायद खाकान अब्बासी। तो इतनी लंबी लाइन इसको तो ये सब देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुस्लिम लीग के अंदर इतने सारे लीडरान हैं, जाहिद हामिद साहब हुए, खुर्रम दस्तगीर हुए, और लोग हैं कि जो कल वज़ारत उज़्मा का जो है वो मनसब संभाल सकते हैं और इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ की जो गाइडेंस है वो तो मौजूद होगी। इस पार्टी का जो देखिए, इस पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। हमको समझ में आती है कि जो वोट लेके आते हैं लोग पाकिस्तान भर से, वो मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर लगाते हैं अपने नाम के साथ, इसलिए वोट लेके आते हैं। 2002 में जब नवाज शरीफ एग्जाइल में थे, जब भी वोट लेके आए, और 2008 में भी मियाँ साहब ने वोट दिला। और एक वो अकामे की बात पे कर दूं कि अकामा इन्होंने 2006 में लिया था, जब पासपोर्ट भी मुशर्रफ साहब इनका रिन्यू नहीं करके दे रहे थे, और वो 2 मरतबा रिन्यू हुआ, और जो लास्ट रिन्यू हुआ उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप बनने से पहले हुआ है। और वो कोई काउंटर पे या नॉन काउंटर कहीं से भी उन्होंने कोई भी तनख्वाह नहीं ली। और हमने ये डिक्लेयर किया था मियाँ सराब के इलेक्शंस के फॉर्म में, पासपोर्ट की कॉपी और अकामे की कॉपी लगा के दी है। बहुत शुक्रिया सेनेटर आजम खान सवाती साहब, बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, मोहतरमा शैला रजा साहिबा बहुत शुक्रिया, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। मिफ्ता इस्माइल साहब ने नाजरीन हमें खबर दी है कि कल पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास होगा, मुल्क के अगले वजीर आज़म का नाम हतमी तौर पर सामने आ जाएगा। इन्होंने 3-4 नाम का पैनल भी बता दिया। अब वो कोई खबर नहीं, मेरी ख्याल इंटरम होगा या फिर शहबाज शरीफ 45 दिनों के बाद आएंगे, कल वो भी डिसाइड हो जाएगा। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।